हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और जितना हो उसके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मालती जोशी जी द्वारा लिखित उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका सुन रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसका पहला भाग सुना था। अगर अभी तक आपने वो नहीं सुना है तो आप चैनल पर जाकर पहले वो सुनिए, उसके बाद आप आज वाला भाग सुनिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। राधिका विगत में कुछ और दूर जाती है। जो कुछ पीछे छोड़ आई है उसी ओर अब मन रह रह जाता है। वैसे तारों भरा नीला आकाश तो वहाँ भी था। फूल खिलते थे, बर्फ पिघलती थी, झील की जल में इमारतों की परछाइयाँ कांपती थी और हल्के हल्के अंधेरे में प्रेमी हाथों में हाथ लिए घूमते थे। वह सब बहुत सुंदर था। जीवन में ऐसा सत प्रवाह था जो कि मन को कभी भी ऊबग्रस्त न होने देता। गर्मियों में झील में नाव तैरती रहती थी और झील के किनारे किनारे उगी झाड़ियों की ओट में आर्ट की अन्य छात्राओं के साथ प्राय राधिका भी स्नान कर लेती। आर्ट्स के विद्यार्थी वैसे भी काफ़ी खुली प्रकृति के और असामाजिक माने जाते थे। उन्होंने अपने समूह में राधिका को भी बेझिझक सम्मिलित कर लिया। किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप न करने वाले समाज में भी राधिका के बारे में कुछ बातें पता चल ही गई थी। जैसे कि उसके पिता एक प्रख्यात कला समालोचक हैं, कि राधिका न केवल एक पत्रकार के साथ देश छोड़कर चली ही आई, अपितु एक वर्ष उसकी संरक्षता में भी रही। जब किन्हीं कारणोंवश दोनों के संबंधों में तनाव आया तो उससे अलग हो वह अब अपनी कलात्मक संभावनाओं को विकसित करने का प्रयत्न कर रही है। 4th स्ट्रीट का वह कमरा 2 वर्ष पहले शहर में आने पर उसे विश्वविद्यालय गृह व्यवस्था कार्यालय से मिसेज होमर का पता मिला। कोने पर उनका बेहद पुराना खंडरनुमा मकान था। एक कमरा खाली भी था नीचे की मंजिल पर। राधिका ने वही ले लिया। यद्यपि एक क्षण के लिए उसकी आंखों के आगे मिशिगन झील की ओर एक ऊंची इमारत की 33वीं मंजिल का वह फ्लैट घूम गया जिसमें पहले वर्ष रही थी। उस कमरे को ठीक ठाक कर अपना सामान लगा लेने के बाद राधिका ने काम प्रारंभ कर दिया। सुबह 2-3 घंटे भाषा विज्ञान के एक अमेरिकी प्रोफेसर को उनकी कक्षा में संस्कृत पढ़ाने में सहायता देती और तीसरे प्रहर अपनी क्लास में जाती। जब मौसम अच्छा रहता तो मिसेज होमर के बरामदे में पड़े झूले पर बैठकर सड़क को ताकती और प्राय अपने और दूसरों के बारे में सोचा करती। उन दिनों घर की बेहद याद आने लगी थी। घर यानी पापा और पापा के विद्यार्थी विवाह से पहले के दिन, जबकि उनके जीवन में सिर्फ राधिका थी। पुत्री खाली क्षणों की संगिनी, पूरे जीवन की धुरी। उसके बाद उनका पढ़ना लिखना। ऐसे जीवन में नई पत्नी का स्थान ही कहाँ था। उसे स्थान देने के लिए राधिका को हटना पड़ा था और यह बात वह कभी नहीं भूलती। मिसेस होमर के घर में रहते हुए कभी कभी रात में जागने पर या किसी अकेले क्षण में राधिका को लगता कि उसने पापा के साथ बड़ा अन्याय किया है। पापा से उनकी संपूर्ण एकाग्रता की कामना करना ही राधिका की भूल थी। माँ की मृत्यु के बाद 18 वर्ष उन्होंने अकेले काटे। यही क्या आश्चर्यजनक नहीं था। राधिका ने अब जाना था कि अकेलापन कितना भयावह होता है। तब राधिका के मन में बार बार उमड़ने लगा कि वह जल्द से जल्द अपनी शिक्षा समाप्त करे और पापा के पास लौट जाए। अब वह उसी घर में विद्या से बिना झगड़ा किए अपने बचपन वाले कमरे में रहेगी और एक बार फिर बिखरे सूत्र समेटने का प्रयत्न करेगी। इस प्रकार 2 वर्ष बिताकर वह लौट आई है। अब वह आकाश भी है, उन्हीं फलों की सुगंध, दुकानों के आगे लटकती हवा में फरफराती साड़ियाँ, चारों ओर भारतीय चेहरे, पर उसके अंदर जो लो जलती रहती थी वह एकाएक क्या बुझ गई है। रात्रि की ट्रेन से चल देना है घर की ओर। लेकिन सुबह जाकर राधिका ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने लगी। स्टेशन छूट जाने पर हर नगर एक सा लगता था। रेल की पटरियां समानांतर और दूर देखने पर दाहिनी ओर मुड़ती हुई। रेलवे क्वार्टरों की कतार और पटरियों की ओर खुलती खिड़कियां, आधा पट खोलकर झांकती हुई एक लंबे मुख वाली महिला। हर ओर कोयले की परत थी, धूल का गुबार, और जहाँ तहाँ जंगली लताओं पर बैंगनी फूल और तलैयों में कोका बेली, ताड़ के पेड़, पिरोड़ में से पुते गांव के घर, अमराइयाँ,
खेतों के बीच मंथर गति से चलते हल, ये दृश्य राधिका ने आते जाते सहस्त्रों बार देखे थे, पर आज के देखने में एक पुलक भरा भाव था, क्योंकि वह उसी मटमैली धरती के संदर्भ में पूर्ण हुई। राधिका को उत्तर भारत की यह धरती इस समय कितनी सूखी, मैदान कितने सपाट लग रहे थे, पर यह सब उसका था, उसकी विरासत। रेल अब गंगा का पुल पार कर रही थी। रेत के ढुओं में इधर उधर उगी घास के बीच तनवंगी धारा अलस लेटी दिखाई दे रही थी। राधिका को याद आया कि नानी के पास जाने पर हमेशा यह पुल पार करना पड़ता था, और जब वह छोटी थी तो कितने उत्साह से तांबे का एक पैसा नीचे जल में फेंका करती थी। अगर पुल के पार पैसा नीचे जा गिरता तो कैसी उपलब्धि की भावना होती थी। राधिका धीरे धीरे मुस्कुराने लगी अपने आप में। सामने बैठी महिला उसे घूरकर देखने लगी। राधिका के सामान में अब भी पैन एम के बिल्ले झूमते देखकर उन महिला ने रात को बातचीत करने की चेष्टा की थी, पर उन्हें टाल राधिका मुंह ढाँप कर लेट गई थी। यद्यपि नींद उसे बहुत देर में आई थी। घर पर थोड़ा सा भोजन करवा अक्षय राधिका को स्टेशन ले आया था, क्योंकि ट्रेन 8:45 पर छूट जाती थी। बहुत दिनों बाद राधिका भारतीय स्टेशनों का एक अपना ही शोरगुल सुन रही थी। उनकी एक अपनी ही गंध, बर्फ़ में जमी मछलियों की सिसियाँद, कच्चे पक्के फलों, पसीनों और मैले कपड़ों की गंध और कोयले का महीन चूरा भी उसे अब अप्रिय नहीं लग रहा था। राधिका ने अपनी खिड़की नीचे कर रखी थी, जिससे प्लेटफॉर्म पर चलने फिरने वालों के केवल धड़ दिखाई देते थे। लंबे घेरदार घाघरों में घबराई इधर उधर दौड़ती स्त्रियाँ, फर्श पर नंगे पैरों की छाप, लाठी लिए हाथ में पोटलियाँ थामे बौखलाए से देहाती, खाली डब्बे आपस में खनखनाते दूध वाले। यह सब वह कैसे भूल गई थी। अभी नियोन बत्तियों के नेत्र प्रिय रूप से प्रकाशित शांत व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का आभास मन पर ताज़ा था। गत रात्रि ही तो वह बेरूत के ड्यूटी फ्री अड्डे पर पापा के लिए कोन्याक खरीद रही थी। राधिका को बैठाकर अक्षय नीचे उतर आया था और पास की खिड़की पर दाईं बांह टिकाए हुए बहुत सहज भाव से खड़ा था। बातें तो करने को बहुत बची थी, पर दोनों के बीच मौन भी बड़ा स्वाभाविक था। प्लेटफॉर्म को ताकती राधिका कभी कभी अक्षय पर दृष्टि डाल लेती, उसी तरह अक्षय भी कभी कभी राधिका की ओर से आंखें हटाकर प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगता, जब उसे अनुभव होता कि उसके इस प्रकार देखते रहने को राधिका अभद्रता न समझे। शायद राधिका दिन में गहरी नींद सो चुकी थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की फीकी नीली रोशनी में उसका चेहरा बड़ा शांत, बड़ा सुस्त लग रहा था। अक्षय को कुछ खेद हो रहा था कि राधिका इतने शीघ्र उसके जीवन से जा रही है और वह उसे कुछ और निकट से न जान पाएगा। राधिका रेल छूटने की प्रतीक्षा में थी, और जब रेल चली तो उसने अक्षय को स्टेशन पर विचारमग्न खड़े रह जाते देखा। राधिका को एक क्षण को लगा कि वह ठीक से अक्षय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन नहीं कर पाई। घर पहुंचकर वह उसे एक पत्र लिखेगी। वह पीछे छूटते स्टेशन की बत्तियों को देखती रही, फिर अंधकार, उसके बीच एसिड के कारखानों की महक, फिर ठंडी सर्द हवा। सामने की सीट वाली मोटी थुलथुल महिला ट्रेन चलते ही सो गई थी, पर राधिका जाग रही थी, एक धीर स्तब्ध प्रतीक्षा में। ट्रेन पहले से तेज चलने लगी है। रात में वैसे भी गति अधिक जान पड़ती है। अंधेरे में एक टिमटिमाता दीप सा शहर, गुप्त अंधेरी रात में तारे भी खिड़की के मैल जमे कांच के पार नहीं दिखते। क्या यह ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी? धड़धड़ाती हुई चली ही जा रही है। अंधकार के मध्य एक के बाद एक स्टेशन आते हैं, पर ट्रेन खड़ी नहीं होती। उसकी गति के कारण नाम भी नहीं पड़े जाते। राधिका उस स्तब्धता में केवल इंजन की आवाज़ सुन रही है। डब्बे के अंदर हल्का नीला प्रकाश है। सामने की सीट वाली महिला ट्रेन चलते ही सो गई थी। राधिका ने बंद डिब्बे में 2 चक्कर लगाए, फिर गलियारे में आकर खड़ी हो गई। बीच रात में केवल वही जाग रही है। बाहर अब कुछ भी नहीं दिखता। गहन अंधकार में केवल रेल के पहियों की पटरियों की रगड़ से उत्पन्न जुगनुओं से चमकते अग्नि स्फुल्लिंग है। रेल बचपन से ही राधिका को बहुत अच्छी लगती रही है। सारी रात वह बैठे बैठे बिता सकती है, और अभी तो आधी रात भी नहीं हुई। उसके धचक्कों हचकोलों के बीच राधिका का मन भी टंगासा है। वह आगे कल के बारे में रह रहकर सोचने लगती है, फिर अपने को रोक लेती है। पिछले वर्षों से उसे लगता है कि जैसे वह एक लंबी अंधकार में सर्द सुरंग में यात्रा कर रही है,
जहाँ न लक्ष्य दिखता है न उसका अंत। राधिका ने अंदर आकर दरवाजे में चटकनी लगाई और सीट पर लेट गई, कल की प्रतीक्षा में। और तभी कब नींद आ गई यह उसने नहीं जाना। जागी वह पटरियों के बदलने की खटखट से। कोई बड़ा स्टेशन आ गया है यह समझकर वह उठकर बैठ गई और खिड़की को ऊपर कर दिया। सितंबर की हवा का ठंडा झोंका उसे कपा गया। रेलवे क्रॉसिंग के बंद फाटक के आगे 2-4 रिक्शे, कुछ मोटरें, एक बूढ़ा, नीम का पेड़, कोयला, राख और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जा लगी। प्लेटफॉर्म के उस पार उगते सूरज के प्रकाश में सब कुछ बड़ा उनिंदा सा मालूम हो रहा था। इस रेलवे लाइन पर राधिका ने अगणित बार यात्राएं की होंगी और गत रात्रि से ही इन चिर परिचित स्थानों को देखकर उसके मन में अजीब से भाव उमड़ने लगे थे। राधिका बड़ी निर्मम बन यह सब छोड़कर चली गई थी और विदेश में यदि याद आते थे तो प्रियजन, विशेष त्यौहार या बदलते मौसम व फूल, पर इन छोटी छोटी चीज़ों की स्मृति भी अवचेतन में दबी ही रही होंगी। नहीं तो उन्हें पुनः देख मन में ऐसा पीड़ा भरा सुख क्यों होता। चाय के लिए बैरा पूछने आया तो राधिका एक पल ठिठकी। उसे अपने डॉक्टर की हिदायत याद आई कि कुछ दिन वह खान पान में सावधानी बरते और जब तक यह न पता हो कि बर्तन स्वच्छ है वह कुछ न ले। राधिका ने बैरा को मना कर दिया और जब दूसरा चाय वाला चाय गरम की पुकार देता हुआ निकला तो राधिका ने उसे बुला लिया और 12 नए पैसे की चाय खरीद ली। चाय बेहद मीठी थी, बेहद गर्म। वह धीरे धीरे चुस्कियाँ लेने लगी और चाय जब समाप्त हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर कुल्हड़ बाहर फेंक दिया। ट्रेन जब लखनऊ स्टेशन पर रुकी तब एक बार फिर राधिका की आंखें न चाहते हुए भी भीड़ में किसी को खोजने लगी। पापा के पास जाने के लिए यहाँ ट्रेन बदलनी होगी, पर बड़दा यहीं रहते हैं और यदि वे किसी कारणवश दिल्ली न भी जा सके तो मिलने तो आएंगे ही, या बच्चों को भेज दे। राधिका को शोफर भी पहचानता है। एक क्षण वह बाहर ध्यान से देखती रही, मन में जो बातें एकदम उमड़ आई थी उन्हें पीछे ठेलती हुई। बचपन, माँ, सवेरे 9 बजे मील की सीटी, स्कूल की बस, चुराकर तोड़ी गई अम्बियाँ, माँ की हीरे की लौंग, बचपन, विद्या, माँ की घर से विदाई, तोते मिट्ठू का पिंजरे में रह रहकर व्याकुल घूमना और बार बार पानी की कटोरी पटकना, रस की खीर की तेज गंध जो कि नानी के घर अक्सर बनती थी, लाल हरे पानी से भीगे हुए सिंघाड़े। राधिका, ठीक खिड़की के पास राजू मामा खड़े थे। राधिका, उन्होंने फिर कहा। तब उसने चौंक कर नमस्ते की। राधिका ने देखा कि उनके पीछे ही हाँफती हाँफती सुनीति मामी आ रही है और उन्हीं के साथ उत्सुक खिले हुए चेहरे लिए 2 बच्चे। नमस्ते जीजी, दोनों ने एक साथ कहा और दरवाजे की ओर लपके। दरवाज़ा खोलकर पहले बड़ा चरण छूने झुका, फिर छोटा। अरे अरे रहने दो, कहते हुए राधिका ने दोनों को संभाल लिया। दोनों बाहों में थोड़ी देर उमगते हुए बंधे रहे और राधिका सोचती रही कि इस समय सहज भाव से उसके मुख से आशीष क्यों नहीं निकली। शुभाशीष के शब्द कहते हुए उसे वैसा ही संकोच लगाया था जैसा कि अपने पैर छुआते हुए। अब इनका सामान जल्दी से उतार लीजिए, सुनीति ने रज्जू मामा से कहा। अरे, मेरा घर पर इंतजार हो रहा होगा, राधिका के मुंह से निकल गया। सुनीति मामी ने एक लंबी गूढ़ दृष्टि से उसे देखा। रज्जू मामा डिब्बे में चढ़ते चढ़ते रुक गए। फिर मामी ने हंसकर कहा, अरे 1-2 दिन रुकने से क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग 3 दिन से सुबह शाम गाड़ियाँ देख रहे हैं। राधिका ने तब अपने सामान को उतारे जाते देखा और वह भी उतर गई। रज्जू मामा और परिवार के इस तरह मिल जाने से उसके मन में जो खुशी भर आई थी उसे स्वीकारते हुए उसे थोड़ी आश्वस्ति हो रही थी। कल सुबह से जबकि उसने पाया था कि परिवार का कोई भी सदस्य उससे मिलने नहीं आया था, उसने अपने को तटस्थ रखने की चेष्टा की थी जिससे मन में दुख न हो। यह तटस्थता आरंभ से ही राधिका का एक कवच रही थी। कोई कुछ करे इसकी मुझे क्या परवाह, ऐसी भावना वर्षों से उसकी संगनी रही थी। अब बड़े और छोटे की इन हंसती हुई ऊपर ताकती हुई आंखों ने जैसे उस कवच को उतार फेंका था। उसी के साथ राधिका को दोबारा आहत हो जाने की आशंका हो गई थी। स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बड़ा उसके पास सट आया और बोला, आप हिंदी बोलना भूल तो नहीं गई होंगी? भूलूंगी क्यों, मैंने सोचा। तब राधिका को अपने अतिथि धर्म का ध्यान हो आया
और उसने परिवार के बारे में प्रश्न पूछने शुरू किए कि वे दोनों किस दर्जे में पढ़ते हैं, नानी आजकल कहाँ हैं। इस बीच उनकी चितकबरी बिल्ली के कितने बच्चे हुए, और इन्हीं प्रश्नों उत्तरों में डूबी राधिका सबके साथ तांगे में जाकर बैठ गई और तांगा चल पड़ा। अब तक चारों ओर खूब उजाला फैल गया था और सड़क पर आवाजाही बढ़ गई थी। यद्यपि अमीनाबाद की सारी दुकानें अभी भी बंद थीं। एक बात है, हमारी राधिका में जरा भी फर्क नहीं आया, मामी ने रज्जू मामा से कहा। मामा ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए राधिका की ओर देखने लगे। सिर्फ 3 साल में रज्जू मामा के बाल एकदम कितने सफ़ेद हो आए हैं। उजाले में राधिका ने पहली बार ध्यान दिया। सुनीति मामी मटमैले रंग की हैंडलूम की साड़ी पहने थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, काम करने वाली गृहस्थिन के से हाथ, पैरों में घिसे हुए बिछुए। पर सुनीति मामी इस समय खुश थी। अगर स्टेशन पर हम न आते तो आपकी जीजी यहाँ उतरने वाली थोड़ी ही थी, है ना? उन्होंने बड़े और छोटे की ओर देखते हुए कहा। हमें तो इन्होंने आने की चिट्ठी भी नहीं डाली थी। चलने से पहले इतना काम था कि फुर्सत ही नहीं मिली, राधिका ने सफाई देते हुए कहा, और मन में थोड़ा सा संकोच भी अनुभव किया कि रज्जू मामा को खत डालने का ध्यान एक बार भी उसे क्यों नहीं आया। माँ के परिवार में राधिका के 3 मामा थे, एक बाल विधवा मौसी, एक बूढ़ी नानी। लखनऊ में 9 कमरों का एक पैतृक मकान, जिसमें रज्जू मामा के हिस्से में 3 कमरे आए थे। मौसी और नानी बारी बारी से मामाओं के पास रहती थी। अरे बड़दा कैसे हैं? राधिका ने पूछ लिया। मज़े में है, धड़ाधड़ पैसा आ रहा है। वह तो आपको अपनी भाभी को देखकर ही पता लग जाएगा, सुनीति ने कहा। मैंने सोचा था कि शायद वे एयरपोर्ट पर आएं, पर फुर्सत न मिली होगी। यहाँ एक नया सिनेमा खोला है, नाम रखा है वीणा, रज्जू मामा ने कहा। अब तो वीणा खूब बड़ी हो गई है, सुनीति मामी ने बताया। अब तांगा बाई ओर मुड़ रहा था। एकाएक रज्जू मामा ने कहा, राधिका, अगर तुम विनय के पास रुकना चाहो तो हम तुम्हें वहीं उतार दें। राधिका ने देखा कि मामी वे बच्चे उसी की ओर देख रहे हैं। उसने सहज भाव से कहा, नहीं रज्जू मामा, आप ही के साथ चलूँगी। मामा आश्वस्त होने लगे। दफ्तर जाकर फ़ोन कर देना कि राधिका को हम उतार लाए हैं, सुनीति ने कहा। तांगा पुरानी बस्ती में राधिका के चीर परिचित घर के आगे रुक गया। सामान उतरने लगा। तभी मौसी भी पल्ले से हाथ पोंछती हुई निकल आई और राधिका को उन्होंने अपने से भींच लिया। कुछ देर में अलग होते हुए राधिका ने देखा कि उनकी झुर्रियोंदार दाएं गाल पर एक छोटा सा आंसू टिकाया है। राधिका का सामान सुनीति मामी ने अपने कमरे में ही रखवाया। अब आप नहा धो लें, तब तक नाश्ता तैयार हुआ जाता है। आप क्या खाएंगी? जो भी आपको सुविधा हो, राधिका ने कहा। वह सूटकेस खोलने के लिए चाबी देखने लगी। मामी छोटे और बड़े को वहाँ से हटा ले गई और राधिका अकेली रह गई। काफ़ी बड़ा कमरा, दीवारें सूनी, एक भी चित्र या कैलेंडर नहीं, केवल एक कील पर एक बड़ी पुरानी सी चाबी। 2 खिड़कियाँ, जिनमें एक के बाहर लाल फूलों से लदा हुआ एक वृक्ष दिख रहा था, वह तार पर सूखती एक काले पाड़ की साड़ी। राधिका कुछ देर बाहर देखती रही। फिर सूटकेस बिना खोले हुए उसने मामी को पुकारा। वे कहीं पास ही थी, मुस्कुराती हुई आई। मामी, एक साड़ी चाहिए, सूती, धोबी की धुली, खूब कलफदार। सुनीति मामी जब ब्याह कर आई थी तो खुलता हुआ उजला रंग था, चमकदार आँखें। हंसने पर बाएं गाल पर गड्ढा पड़ जाता था, वह गड्ढा अब नहीं था। क्यों? वहाँ तो धोबी मिलते न होंगे? बस हम ही को समझ लो, धोबी, बावर्ची, कहारिन, सभी कुछ। तब तो राधिका आप काम करने में खूब कुशल हो गई होंगी। सुनीति मामी 2 साड़ियाँ निकाल कर ले आई। एक कोरी थी, एक सफ़ेद चिकन की, साधारण ही दाम की होंगी। गुलाबी रंग का झिरझिरा कपड़ा, हल्का हल्का काम। राधिका ने उसी को पसंद किया। नहाते समय राधिका यही सोच रही थी कि इस पुरानी लोटा बाल्टी और भीग भाग कर काले हो आए पीढ़े के बीच उसका सुगंधित विदेशी साबुन कैसा असंगत लग रहा था। उसे थोड़ा सा अपने पर आश्चर्य भी हुआ कि यह सब चारों तरफ का वातावरण उसे खटक क्यों नहीं रहा है। यह बात जरूर है कि जो कुछ धनाभाव के कारण है वह झट से दृष्टि में आ जाता है। वैसे रज्जू मामा का स्वास्थ्य या छोटे के जूते का पॉलिश करने पर भी पुरानापन
या मामी के कमरे की दीवारों में झरता चूना या मौसी की धोती में जगह जगह भरी हुई खोपे, यह तब थोड़ा बहुत तो पहले भी था, क्योंकि एक सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक का वेतन ही कितना होता है। पर यह इस प्रकार दिल में चुभाने था। और उसका नया सूटकेस व मैचिंग कॉस्मेटिक केस, बड़ा सा इटालियन पर्स और इटालियन ही चप्पलें, उसका फर्स्ट क्लास से उतरना, क्या यह सब मामी को चुभाने होगा? पर वह जानती थी कि ये मामी ऐसी नहीं है। उन्हें शायद खुशी हुई हो राधिका की संपन्नता पर। नहाकर आई राधिका को यह वासंती सा मौसम अच्छा लगा। बाल खुले हुए पीठ पर फैले थे और कलफदार साड़ी पहनकर उसका मन जैसे एकदम हल्का हो आया था। नाश्ता मेज पर सजा हुआ था। खूब मेवे से सजा हुआ गाजर का हलवा, रस में भीगे पेठे के टुकड़े, 2-3 तरह की दाल मोठ, ताजी मठरियाँ, आलू के लच्छे और टोस्ट, मक्खन, जैम। आमलेट लोगी या फ्राइड अंडा? रज्जू मामा पूछ रहे थे। इतना सब क्यों कर डाला? मैं तो सुबह एक प्याला कॉफ़ी के अलावा और कुछ नहीं लेती। काफ़ी बनाओ झटपट। रज्जू मामा ने पत्नी की ओर देखते हुए हुक्म दाग दिया। नहीं नहीं नहीं, बस रहने दे, राधिका ने कहा। मैं चाय भी पीती हूँ, मामी आप कष्ट न करें। जी जलेबी खाइए, अभी गरम गरम लाया हूँ, बड़े ने कहा। तुम लाए हो? अभी से बाजार हाट करने लगे? हाँ, अब तो मैं बाबूजी की साइकिल भी चला लेता हूँ, बड़े ने कहा। राधिका ने जलेबी उठाकर मुंह में रखी। खूब बढ़िया है, बड़ा मुस्कुरा दिया। राधिका को लगा कि सुबह का नाश्ता घंटों चलता रहा। उसे हर चीज़ खानी पड़ी। हर चीज़ उसने खाई और प्रशंसा की। प्रशंसा करना आदत बन गई थी, पर हर चीज़ में स्वाद के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ था। राधिका को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, मामी का यह ख्याल रखना ही उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नाश्ते के बाद वह चारपाई पर लेटी थी। बाल उसके तकिए पर फैले हुए थे और मौसी आकर पास में बैठ गई, हाथ में थाली लिए हुए जिसमें धुली मसूर की दाल थी। वे पुराने फ्रेम का चश्मा नाक पर रखे दाल बीनने लगी। सुनाओ मौसी, यहाँ का क्या हाल है? नानी बड़े मामा के पास है? यहाँ का हाल तुम देख ही रही हो। हरी इच्छा है। रज्जू की सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है और बड़े दादा कुछ मदद नहीं करते। अम्मा तक को नहीं रखते, मजले के पास पड़ी हुई है। मौसी बात बीच में छोड़कर बोली। और तुम बिट्टी, एमए तो कर लिया ना? हाँ कर लिया। तो अब क्या इरादा है, नौकरी करोगी कि? राधिका कुछ पल चुप रही। अभी तो मैंने कुछ भी तय नहीं किया है मौसी। वहाँ 2.5 साल काम करते करते इतनी थक आई हूँ कि कुछ महीने आराम करने का मन है। रहोगी वहीं विद्या के संग? मौसी बड़े होने के नाते सभी प्रकार के प्रश्न पूछ सकती है, ऐसे भी प्रश्न जिनका उत्तर राधिका स्वयं नहीं जानती। अगर वो रखेंगी तो रहूँगी, राधिका ने कहा। रखेंगी क्यों नहीं? विद्या ने तो कभी तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया। रखेंगी, मौसी ने कंकड़ उंगलियों से सरका दिया। तुम्हारे बड़दा भी ऐसे ही निकले। राधिका चुप। वीणा एक दिन दुल्हन को बाजार में मिली थी। उसी ने बताया था कि तुम आज ही कल में आने वाली हो। हम लोग तो तभी से इंतज़ार कर रहे थे। अब तो वीणा बहुत बड़ी हो गई होगी, राधिका ने कहा। तुम्हारी तरह ही निकली। नाम पर सिनेमा घर खुलवा दिया है भैया ने। मौसी ने खिसकता हुआ चश्मा नाक पर चढ़ा लिया। उस शाम रज्जू मामा राधिका को बड़दा के यहाँ ले गए। साथ में और कोई नहीं आया। सुनीति मामी के मुख पर थोड़ा सा फीकापन था। उन्हें आशा न थी कि राधिका को वे लोग वापस आने देंगे। सगे भाई भावज तो आखिर वही हैं। बच्चों को उसके नए लौटने का बुरा लगेगा, इसलिए होमवर्क की याद दिला उन्हें घर पर ही रोक लिया। एक पल रिक्शे पर बैठने से पहले राधिका झिझक गई, पर बैठो बैठो का आग्रह सुन वह बैठ गई। रज्जू मामा के पास आ बैठने पर रिक्शा चल दिया। अब क्या करने का इरादा है राधिका? उन्होंने पूछा। पता नहीं मामा। यू शुड गेट मैरिड नाउ, रज्जू मामा ने बड़ी गंभीरता से कहा। राधिका सामने देखती रही बिना कुछ कहे। रज्जू मामा ने हल्के से पूछा। वहाँ जाकर उससे, यानी वे डैन का नाम लेते हिचक रहे थे, तुमने विवाह तो किया नहीं था? कोई सवाल ही नहीं उठता था। डैन ने मुझे विदेश जाने में सहायता जरूर दी थी, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे मुझे क्या पता चलता
कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं? राधिका ने मंद सपाट स्वर में कहा। गला साफ करते हुए रज्जू मामा बोले, बातें यहाँ उड़ जाती हैं। सुना था डैन के, तो राधिका ने कहा। पत्नी और एक बच्चा भी है, मगर उसका तो तलाक हो गया था ना। फिर रज्जू मामा ने कुछ सफाई देते हुए कहा, तुम्हारी भाभी ने सुनीति से कहा था। सुना था वह डाइवोर्स्ड था, तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा, इसलिए तुम्हारे पापा इतने विरुद्ध थे। रज्जू मामा भी सुनी हुई बातों को दोहरा रहे थे। राधिका जानती थी कि उसका हित ही उन्हें यह सब कहने को प्रेरित कर रहा है। डाइवोर्स तो डैन को मेरे जाने के बाद मिला, और अब तो उसने दूसरी शादी कर ली है। हाँ, वहाँ तो सब चलता ही रहता है, रज्जू मामा ने सरलता से कहा। एक क्षण को डैन की स्मृति मन में उपजी और डूब गई। वह सब तो कब का समाप्त हो चुका। तो राधिका, रज्जू मामा ने टूटा सूत्र पकड़ा, तुम्हें अब भविष्य को स्पष्ट दृष्टि से देखना चाहिए। मैं तुम्हें राय देने के योग्य तो नहीं, तुम मुझसे कहीं को अधिक काबिल हो गई हो। रज्जू मामा, प्रतिवाद के स्वर में राधिका ने कहा। रिक्शा बाईं ओर मुड़ गया और अपेक्षाकृत चौड़ी सड़क पर आ गया। यहीं तो हम लोग बचपन में आया करते थे, राधिका ने कहा। हाँ, जिन दिनों अमलताज फूलते हैं, इस राह पर बड़ा अच्छा लगता है। आपको याद है मामा, एक बार दिलकुशा के खंडरों में एक सांप पर मेरा पैर पड़ गया था। रज्जू मामा के साथ वह स्वयं हंसी। बात वहीं रुक गई थी। रिक्शा रोककर जब तक रज्जू मामा ने पैसे दिए, फाटक खोलकर राधिका अंदर चली गई। कार पोर्च बिल्कुल हाल ही में बना दिखता था। अंदर आती सड़क के दोनों ओर पास पास गुलदाउदी के गमले रखे थे। कई सौ तो होंगे ही। बरामदे में जिस सन्नाटे ने उनका स्वागत किया, उससे वह थोड़ी सी ठिठक गई। बाग में काम करते हुए माली ने मामा को पहचान कर नमस्कार किया और बताया कि बाबूजी सहपरिवार कलकत्ते गए हैं, हफ्ते भर में लौटेंगे। राधिका को काफ़ी बुरा लगा। पलटकर मामा से कहा, लगता है कि मैं अच्छी शायद से नहीं निकले। गमलों के पास कुछ संभ्रम में पड़े खड़े मामा ने कहा, चलो अब इसी बहाने रुकना हो जाएगा। राधिका ने फाटक की ओर बढ़ते हुए कहा, देखा जाएगा। क्या रिक्शा आपने वापस कर दिया? रिक्शा वाला अभी गया नहीं था, उसी को लेकर दोनों वापस लौटे। रास्ते में रुककर राधिका ने बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ें, फल, मिठाई आदि ली और शेष रास्ता एक मौन में ही कटा। सुनीति मामी के पूछने पर बड़ी जल्दी लौट आए, राधिका ने स्वर में सहजता लाकर कह दिया कि मिले नहीं, और साड़ी बदलने अंदर चली गई। बड़दा के घर से लौटकर राधिका को एक अजीब अकुलाहट ने जकड़ लिया। कमरे में वह अकेली थी और बाहर एक विषाद भरी सांझ। मामा अपनी ट्यूशन पर चले गए। मौसी मुंह लपेटकर अपनी राधा स्वामी की पूजा में लीन हो गई। बैठक में बच्चे होमवर्क कर रहे थे। कुछ देर तो राधिका रसोई में गई और पीढ़े पर बैठी रही, पर जब आलू छीलने के लिए उठाए तो मामी ने हंसकर चाकू हाथ से ले लिया और कहा, तुम जाकर आराम क्यों नहीं करती? तब राधिका उठी और आकर चारपाई पर बैठ गई। कमरे में मध्यम सा बल्ब जल रहा था। सड़क का शोर शांत था। पीछे रह रहकर एक गाय रंभा रही थी। अगले दिन सुबह ही वह पापा और विद्या के पास जा रही थी। क्षमा याचना के लिए वह पापा से क्या कहेगी? मन में बार बार इसके लिए शब्द गूंथने लगे। अंतिम बार जब वह उस घर से आई थी, तब पापा सुबह से ही घर छोड़कर चले गए थे, और यह सब केवल पापा से प्रतिशोध लेने के लिए हुआ था। डैन तो जीवन में इसके लिए निमित्त बन गया था। डैनियल पीटरसन भारत में शिकागो के एक समाचार पत्र का संवाददाता होकर आया था। उन दिनों स्वेच्छा से 1 साल की छुट्टी ले फैजाबाद रोड की एक पुरानी कोठी में रह रहा था और विदेशियों के लिए भारत दर्शन नाम की एक गाइड बुक लिख रहा था। राधिका भी उन दिनों पापा की एक पुस्तक के लिए रिसर्च करने अक्सर लाइब्रेरी या पुरातत्व विभाग की लाइब्रेरी जाती और वहीं डैन से उसका परिचय हुआ। अपनी आयु के प्रत्येक विद्यार्थी की तरह राधिका का भी विदेश भ्रमण का एक स्वप्न था, पर उसने इस दिशा की ओर कोई प्रयत्न नहीं किया। डैन ने उसे इस स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहायता का वचन दिया, और जब शिकागो विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश हो गया, तब तो राधिका उसके प्रति कृतज्ञता से भर उठी।
पर तब भी समस्या थी वहाँ रहकर जीवन निर्वाह की, क्योंकि जो आंशिक छात्रवृत्ति उसे मिली थी वह केवल नाम मात्र की ही थी। तब डैन की ओर से सुझाव आया कि क्यों न राधिका शिकागो में उसे पुस्तक लिखने में सहायता दे। सारी सामग्री इकट्ठा कर लेने के बाद भी डैन को एक भारतीय सहायक की आवश्यकता तो होगी ही। राधिका निष्कपट रूप से इस पर सहमत हो गई थी। डैन के व्यक्तित्व से वह प्रभावित थी। आयु में वह उससे 19-20 साल बड़ा होगा। गर्म जलवायु में उसका रंग तपकर तांबई हो गया था और उस वर्ण में सलेटी रंग की आंखों की दृष्टि अत्यंत भेद देने वाली लगती थी। वह जब काम में व्यस्त रहता तो उसकी निशब्द तल्लीनता से राधिका सहम जाती, और जब अवसर आता तो वह राधिका से भी उसी प्रकार काम लेता। कि वह कभी डैन के काम के लिए भी लाइब्रेरी चली जाती है, यह राधिका ने पापा को नहीं बताया था। वह बिना बताए ही जानती थी कि पापा को यह अच्छा नहीं लगेगा। विदेशियों से वे वैसे भी कुछ चिढ़ते थे, और राधिका ने 2-1 बार डैन को घर पर आमंत्रित किया। तब भी वार्तालाप में भाग लेते हुए भी उन्होंने थोड़ी दूरी कायम रखी। फिर भी अपने देश में आए हुए अतिथि के प्रति वे उदार थे और उनका व्यवहार काफ़ी संयत था।